हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है सभी का डिजिटल स्टडी पर। डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर 2019 का सीटेट एग्ज़ाम्स का क्वेश्चंस पेपर। यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुल क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी हम क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो लोग सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए हो जाएगा। आगे आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम्स भी है, तो उसके लिए भी है, ये ध्यान में रखते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेंगी। इसके यदि आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने 5 साल के पीडीएफ हमने जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सीटेट और यूपी टेट के। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। 3 ब्रांड ए, बी और सी के पेन 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए, कह रहा है आपका कि 3 ब्रांड हैं आपका ए, बी और सी। कितने कितने पेन हैं इनमें? ए के ब्रांड में आपका 10 पेन आते हैं, बी ब्रांड के पेन में आपका जो है कितने आते हैं? 12 पेन आते हैं, और सी में आपका जो है वो 24 पेन आते हैं। लेकिन दुकानदार को समान संख्या में पेन खरीदने हैं, तो इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? आपका एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। बस कुछ नहीं करना है आपको, इससे आपका जो है वो डिवाइड करते जाइए। 10 से आपका डिवाइड करेंगे 120 को तो 12 आएगा, 12 से 120 को डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। बस राइट आंसर आपका आ गया कि ए बराबर हो गया आपका 12, बी बराबर हो गया 10 और सी बराबर हो गया 5। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 12, बी के 10 पैकेट और सी के आपके 5 पैकेट उसको खरीदने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 32 है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, एक वर्ग है, इस प्रकार से एक वर्ग दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक भुजा कितनी है इसकी? 4 है। अब इसको क्या कह रहे हैं कि इसको जो है वो 4 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 बराबर वर्गों में। तो बिल्कुल सिंपल है, एक बीच में से काटेंगे हम और एक ही साइड से, तो बस 4 बराबर वर्ग बन गए आपके। यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब मुझे बताइए ज़रा, ये जो वर्ग बना है ये वाला, इसकी ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? ये 4 है तो बीच में से काटा है 2 हो जाएगी। अब ये भी 4 है, ये चौड़ाई जो है इसकी ये वाली, तो ये 4 है तो ये भी 2 हो जाएगी आपकी। और आयत का वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है आपका? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है इसने, होता कितना है आपका? ए स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पर? 2 है, तो कितना हो गया आपका? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और तरीके है इस क्वेश्चन का, जब हमें 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग दिया गया है तो हम सीधा उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। ठीक, अब इसमें से ही तो आपके 4 वर्ग बनाए गए हैं, तो भैया बस इसके 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 चौक 16, यानी कि जो वर्ग बनाए गए हैं उसका जो एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं? नहीं। देखिए, ये पहला वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ऊपर सही नहीं है। कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन एक संख्या होती है अभाज्य 2। ठीक है, ये 2 जो है वो अभाज्य भी है और एक सम संख्या भी है। तो इसका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, क्योंकि 2 जो है एक सम संख्या है जो कि एक अभाज्य भी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित हों, इनसे भी से संख्याओं को विभाजित होगी, निम्न है। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर और 10 तक की संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या आपके लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले
नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5 बार हो जाएगा। ठीक है, अब आपका फिर 2 से करेंगे, आपका एक बार कैंसिल 1 1 1 3 1 5 3 7 2 9 और ये 5। फिर आपका 2 से करेंगे एक बार 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5। अब आपका यहाँ से 5 से कर लेते हैं तो ये बच जाएगा 1 1 3, आगे कितना हो जाएगा ये आपका, ये 1 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 बचेगा और कितना होगा 9 और 1। अब हम 3 से करते हैं इसको। ठीक है, 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 7 और 3। आगे नीचे कितना बचा 7 गुणा 3 और ऊपर से कितना है आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और आपका 5 तिया कितना है 15 है। तो बस 15 अट्ठे कितना होता है 120, 7 तिया 21 गुणा 15 अट्ठे 120। बस 12 से गुणा कर लेंगे, इसका 0 पहले आएगा, 12 एकम 12 कितना हो जाएगा 12 एकम 12 और आगे कितना हो गया हासिल 1 हो गया, 12 दूनी 24 और 1 कितना हो गया 25। तो राइट आंसर कितना आ गया आपके पास 2520 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, ऑप्शन 4 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और रुपये 160 रुपये का धन है तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये की संख्या कितनी, सिक्कों की संख्या कितनी है। इसको ऑप्शन से आप लगाइएगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन से आप 10 सेकंड में लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, क्रमशः 18 और 5, मतलब 5 के सिक्के हैं उसके पास 18 हैं। ठीक है, प्लस 7 से कितने सिक्के हैं आपका 10 के। ठीक है, तो 18 पंजे कितना हो गया 90 रुपये हो गए, 7 दही कितने रुपये हो गए 70। 90 प्लस 70 कितने होते हैं आपका 90 प्लस 70 हो गए 160। भैया 160 रुपये तो कह रहा था वो 160 रुपये हैं, तो बिल्कुल सही हो गया 160 तो आपका। अब सिक्के और देख लेते हैं, सिक्के 25 थे उसके पास, सिक्के कितने हो रहे हैं 18 प्लस 7 कितना होता है 25 ही होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दूसरे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ में यदि वीडियो आता है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, आपको देखना है कि आंसर आप जो है कहाँ से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान ज्ञात करना है आपको 17.5 × 3 - 21 डिवाइडेड बाई 7 - 3 × 12.5। चलिए सबसे पहले बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 17 तिया 51 और 51 5 तिया 15 यानी कि 52.5। कितनी जल्दी हमने गुणा कर लिया इसका, बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। फिर आगे 21 माइनस है आगे, तो 21/7 मैं इधर कर देता हूँ आपका। पहले आपका 17.5 × 3 - 21/7 लिख लेते हैं सीधा इसे। 3 × कितना हो जाएगा 12.5, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 52.5 माइनस 7 तिया 21 3 हो गया माइनस 12 तिया 36 और 3 पंजे 15 यानी कि 37.5 आ गया। ठीक, अब मुझे बताइए ज़रा 52.5 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो 37 3 कितना हो जाएगा 40.5। बस 52 में से 40 माइनस करेंगे, 0.5 माइनस हो जाएगा। 52 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका 12 आंसर आ गया, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 में भाग है। नीम के कितने हैं वृक्ष आपका 1/6 में भाग। ठीक, आधे वृक्ष अशोक के हैं। अशोक के कितने वृक्ष हैं भैया, अशोक के वृक्ष हैं आपके 1/2 आधे। ठीक है, और शेष यूकेलिप्टिस के हैं। यूकेलिप्टिस, अब मुझे बताइए ज़रा, माना एक पूरा बाग है, ठीक है, एक हैं पूरे बाग में वृक्ष, तो बस ये नीम के इतने हैं, अशोक के इतने हैं, इसको घटा दीजिए आप 1/6 + 1/2। ठीक है, आपके यूकेलिप्टिस से निकल आएंगे 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 6 और 3 और 1 4/6। ठीक है, 4/6 हो गया आपका ये। यदि हम 3 से इसमें गुणा कर देते हैं 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक है, 3 और 1 4/6, इसे कैंसिल करेंगे आपका 2 दूनी 4 2 तिया 6 कितना आ जाएगा आपका 3 - 2
अपॉन कितना आ जाएगा 3, यानी कि 1/3 आपके कितने हैं यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। ठीक है, यूकेलिप्टस के पेड़ हैं आपके 1/3। कह रहा है कि यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 हो। देखिए अब नीम के वृक्ष हमने कितने माने थे 1/6, कितने बता रहा है आपके 5 वृक्ष हैं। ठीक है, नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो एक वृक्ष किसके बराबर होगा, सीधी गुणा हो जाएगी 6 से, 6 पंजे 30। तो पूरा जो बाग है, पूरे बाग में क्या है आपके 30 पेड़ हैं कुल। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे कि तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, तो यूकेलिप्टस के 1/3 वृक्ष हैं। एक किसके बराबर है 30 के, तो बस 3 से इसको भाग कर दो और वृक्ष हैं आपके पास इसके 10। यूकेलिप्टस के वृक्ष कितने आ गए आपके 10। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 4:30 बजे प्रस्थान करती है। 29 अगस्त 2019 को 4:30 बजे, यानी कि शाम के 4:30 बजे। ठीक है, 4:30 बजे, और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को पहुंचते हैं। तो भैया 31 अगस्त तक पहुंचने में अभी से 30 अगस्त तक पहुंचना है। ठीक है, और फिर आपका पहुंचेगी ये 31 अगस्त को। 31 अगस्त को कितने में पहुंच रही है 8:45 पर। ठीक, तो मुझे बताइए इस यात्रा में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, जब 29 अप्रैल शाम को ही गाड़ी चलेगी तो 30 अगस्त को शाम को 4:30 बजे तक कितना समय होगा, और फिर आगे वाला तो हम देखते हैं 24 घंटे हो गया एक तो पूरा दिन। ठीक है, प्लस अब आप यहाँ पे देखिए 16:30 है यहाँ। ठीक है, 16:30 हो रहा है। आप सीधे रात के 12 बजेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 30 और कितना 17 प्लस आज से माइनस कर लीजिए आप 24 में से, सॉरी 23 60 में से माइनस कर लीजिए 16:30, ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा आपका 3 और 3 6। ठीक है, ये होगा ना। हाँ, तो ऑब्वियसली आपका 6 घंटे 30 मिनट ही लगेगा। ठीक, आगे आपका 8 घंटे 45 मिनट पूरा लग जाएगा। ठीक, बस सिंपल सा है। 24 और 6 कितना हो गया आपका 30, और 8 कितना हो गया 38 घंटे, प्लस आपका कितना हो गया 75 मिनट। अब 75 को 60 मिनट इधर ले आ जाएंगे, 39 घंटे प्लस हो जाएगा 15 मिनट। ठीक, सही कहीं मिस्टेक हो गया आपका यहाँ पर 7 घंटे होगा। ठीक है, कितना होगा यहाँ पर 7 घंटे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 23 माइनस 16 आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 घंटे होगा, और यहाँ पर ये 39 हो जाएगा। फिर आपका 39 में आपका 1 घंटा इधर को जोड़ेंगे, फिर बचेगा 15 मिनट। राइट आंसर आएगा आपका 40 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका 4th वाला ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए देखना है कि सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद में जो है छोटी आएगी। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर देखिए 800 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ 8 सेंटीमीटर है, ये बिल्कुल ठीक है, इसके बाद आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर हमने क्या देखा, सेंटीमीटर तो ठीक है, सेंटीमीटर आपका इसके बाद आ गया, लेकिन ये 8 मीटर यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि 8 मीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर से तो बहुत बड़ा होता है। तो लेकिन बड़ी संख्या पहले आनी चाहिए, छोटी बाद में, तो ये तो सब बड़ी संख्या बाद में आ गई, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। अब यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पहले है और 800 सेंटीमीटर आगे दे रखा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, बड़ी संख्या आगे नहीं आनी चाहिए। थर्ड आपका 8 मीटर दे रखा है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए बिल्कुल सेम है, सेंटीमीटर से नापेंगे, सेंटीमीटर आपका पहले दे रखा है और 800 सेंटीमीटर बाद में, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बचा आपका 4, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है 180 सेंटीमीटर। अब इसको आयत बना दिया हमने इस प्रकार से। ठीक, आयत की चौड़ाई कितनी है आपकी 30 है, ये 30 और ये 30। अब आप मुझे बताइए इस आयत को मोड़ के तो बनाया जाएगा इस प्रकार से, कोई आयत यदि बनेगा इस तार को इस प्रकार से मोड़ के बनाया जाएगा। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो मुझे बताइए तार की लंबाई के बराबर
तार की लंबाई के बराबर क्या होगा आयत का। आयत की मैं समझता हूँ कि परिधि होगी, ठीक है, या फिर परिधि की और क्या कह सकते हैं हम, परिधि को आयत का परिमाप कह सकते हैं, ठीक है। तार की लंबाई कितनी थी आपकी 180, आयत की परिमाप कितना होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है 30, ठीक। 2 से आपको इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 90, और 90 इज इक्वल टू हो गया आपका लंबाई प्लस हो गया आपका 30, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 30, लंबाई की वैल्यू आ गई आपकी 60। तो कितनी लंबाई है इसकी 60 सेंटीमीटर लंबाई है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिख दिया, अध्यापक के रूप में आप इसको किस प्रकार से संबोधित करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। देखिए सही उत्तर लिखने से अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ जाएगा, वो लोग 444 और 404 में जो है वो अंतर समझ नहीं जाएंगे यदि आप उसको 44 को काट करके और 404 लिख देंगे, 404 को काट करके 44 लिख देंगे, उनके समझ में फिर भी नहीं आएगा। हम उनका सही तरीका ये है, उनको हम मूर्त पदार्थों से कंपेयर करके दिखाएंगे, ठीक है, विनिमय नियम दिखाएंगे। विनिमय नियम मतलब आदान प्रदान, समझ लीजिए दोबारा, आदान प्रदान नियम करके दिखाएंगे। मतलब 404 रुपये लेंगे, ठीक है, और एक 44 रुपये लेंगे, ठीक। अब उससे कहेंगे बच्चे से कि भाई तुम 44 रुपये मुझे दो, ठीक है, और मैं तुम्हें 404 रुपये दूँ। बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि हाँ 404 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते हैं और 44 रुपये बहुत कम होते हैं। तो इससे उसका अंतर समझ आएगा उसका 404 में क्या अंतर है और 44 में क्या अंतर है। तो उन्हें हम मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम के द्वारा समझा सकते हैं बच्चों को। ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्रिया है और एक्टिविटी बेस्ड क्रिया से बच्चे जो है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। ऑप्शंस आपके, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही है। अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही है, ए और बी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका, ए एंड बी विल बी योर दिस क्वेश्चन। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो देखिए प्राथमिक विद्यालय में आपका अनुपात को छोड़कर बाकी सभी जो है वो गणित पाठ्यक्रम का भाग हैं। चौपड़, टाइलिंग, सममिति, प्रतिरूप, ये तीनों भाग हैं, लेकिन अनुपात नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो इसमें आपका कोई अध्यापक है वो आपका धागे का इस्तेमाल कर सकता है ये समझाने के लिए कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल जो है वो समान हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। लिंग, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से कोई मेल फीमेल में जो है एक गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है, क्योंकि कई महिलाएं भी आपकी कई जो लड़कियां हैं वो भी इसमें तेज़ होती हैं, फीमेल्स भी तेज़ होती हैं, मेल भी आपका जो है गणित की अच्छी पकड़ रखते हैं। ये एक फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड वाला ही फैक्टर नहीं हो सकता है, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। गणित तो देखिए अभ्यास का विषय है, गणित अभ्यास से आता है, तो आप जितना अभ्यास करेंगे उतने ही आप गणित में जो है वो निपुण होते चले जाएंगे। गणित का स्वरूप हर जगह एक सा रहता है, तो ये भी आपको उपलब्धि का कम होने का कारण नहीं हो सकता है। ऑप्शन बचता है आपके पास 4th वाला, आपका कितना मन करता है गणित पढ़ने का। यदि आपका गणित पढ़ने का बहुत मन है तब आप कि जो है वो गणित में उपलब्धि कम हो सकती, ज़्यादा हो सकती है। आपका मन नहीं करता है गणित पढ़ने का तो आपकी उपलब्धि जो है वो कम होने का कारण ये रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। लघुत्तम समवर्त, ये तो समझा देंगे, लेकिन सबसे टफ विधि तो यही है। सबसे टफ यदि आप कोई विधि है वो एलसीएम है आपका बच्चों के लिए समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है आपका कागज़ पट्टी। कागज़ पट्टी यदि हम मान लीजिए एक हमने कागज़ की पट्टी ले ली, ठीक है, और एक हमने कागज़ की पट्टी ये ले ली, ठीक। इसको हम बराबर 4 भागों में काट देते हैं, 1
2 3 4, ठीक। और इसको हम 3 भागों में काट देते हैं, 1 2 3। अब हम बच्चों से पूछेंगे भैया ये बताओ कि कौन सा वाला जो है वो कम है और कौन सा अधिक है। बच्चे सीधे कहेंगे सर ये वाला जो 1/4 वाला है ये अधिक, ये कम है, क्योंकि देखो इतने ही कागज़ में से 4 टुकड़े हैं, ये वाला टुकड़ा कम है और ये वाला टुकड़ा क्या है, ये ज़्यादा है, क्योंकि ये एक कागज़ में से ही 3 टुकड़े काटे गए हैं। तो बच्चे सीधा समझ जाएंगे कि 1/4 जो है वो क्या 1/3 से छोटा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा इसमें, सेकंड वाला सही हो जाएगा, जो कि है कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए प्राथमिक कक्षा में बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसमें से कौन सा पहलू अति महत्वपूर्ण है। पहला दिया है आपका पाठ्य पुस्तक के क्रम का अनुसरण करना, ये तो बिल्कुल जनरली बात है, सामान्य सी बात है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण, देखिए शब्द देखिए, अति महत्वपूर्ण पहलू बताना है। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, जी हाँ, गणित एक रचनावादी पाठ्यक्रम है और गणित को रचनावादी होना भी चाहिए। नई नई खोज जब भी हो सकती है जब भी आप संरचनावादी अध्ययन पे ध्यान देते हैं, संरचनावादी शिक्षा अधिगम पे ध्यान देंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। गणितीय संकल्पनाओं को एक रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ये आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलू हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी कि रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। ऑप्शन है आपके पास, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यदि आप किसी विद्यार्थी को 2 एकम 2 पढ़ा रहे हैं, गुणा पढ़ा रहे हैं, तो वो 1 की 2 से गुणा कर सकता है, कोई 2 की 1 से गुणा कर सकता है, ठीक है। यदि आप किसी को 4 गुणा 5 पढ़ा रहे हैं तो कोई विद्यार्थी 2 गुणा 5 भी कर सकता है, तो ये अपने अनुसार वो इसको समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, थर्ड ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। हाँ ये भी बिल्कुल सही है, विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 4th वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है, गणित और दूसरे पाठ्यक्रम क्षेत्रों के बीच में संबंधों को उजागर किया जाता है। ये एक गणितीय कक्षा का एक प्रमुख लक्षण नहीं माना जा सकता, एक रचनावादी कार्यक्रम इसको नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है। ऑप्शंस आपके, गणितीय तथ्यों को सीखने के बारे में, गणितज्ञों की सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, गणित पूर्णतः विषय परक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए, गणित पूर्णतः विषय परक है, बिल्कुल नहीं, गणित पूर्णतः विषय परक नहीं है, गणित तर्कों का साधन है, ठीक है, गणित तर्कों का साधन है, पूर्णतः विषय परक नहीं है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रचनावादी दृष्टिकोण से किसकी सहमति की जा सकती है, गणित तथ्यों को सीखने बारे में विचार करता है, ठीक है। गणित जो है एक तथ्यों का विषय है, आपकी सोच को जो है डेवलप करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। त्रिविम बोले तो 3D थॉट डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ सबसे बेहतर हो सकती है। तो पहला देखते हैं, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। बोतल के ऊपरी दृश्य को आप दिखाते हैं इस प्रकार से कि भैया ये 3D है, ठीक है। आगे आपके चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। संख्याओं पर जनरली आप संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा के उदय होने से इसका कोई संबंध नहीं होता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ये एक 3D आकृति को समझाने के लिए, थॉट विकसित करने के लिए एक क्रियाकलाप हो सकता है, एक्टिविटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है।
देखिए इसमें बिल्कुल फर्स्ट वाला ही सही नहीं है, क्योंकि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। नहीं, उत्कृष्ट प्रदर्शन वही करेगा जिसने अत्यधिक अभ्यास किया होगा, क्योंकि गणित अभ्यास का विषय है, गणित अभ्यास से आता है। तर्क की क्षमता जब भी विकसित हो सकती है जब आप तर्क कर पाएंगे, तर्कों का आप अभ्यास करेंगे, तभी आपके अंदर तर्क की क्षमता विकसित हो सकती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन केवल की प्रतिभा केवल स्वाभाविक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरे पास 6 पेंसिलें हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिलें हैं? मेरे पास कितनी है भैया? 6 पेंसिल। मनीष के पास कितनी है? 2 अधिक हैं। ठीक है, मनीष के पास कितनी है? 8। मेरे पास कितनी है? 6। क्या हुआ? प्लस हुआ 2। ठीक है, साथ में क्या हुआ? तुलना हुआ। ठीक है, तुलनात्मक जमा हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला। यह गुणात्मक प्रकृति का है। इनमें से कोई सा भी गुणात्मक प्रकृति का नहीं है, क्योंकि यदि हम 4 और 2 लिखते हैं तो इसको हम सीधा 40 + 2 लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सीधा यदि हम रोमन की बात करें, LX5 को यदि हम लिखें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 + 10, x 10 होता है, प्लस कितना लिख सकते हैं? आपका 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 60 प्लस कितना हो जाएगा? 70 और 5 75 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमने देखा यहाँ पर दोनों ही जो है वो क्या हैं? योगात्मक प्रकृति के हैं, ना कि गुणात्मक प्रकृति के। तो ये भी आपका सही नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ज्यामितीय अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया है इसमें से प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना, ये बिल्कुल सही है। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और फिर उदाहरण दिखाने चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें, ये भी बिल्कुल सही है। तो बचा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 वाला। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखिए अपर क्लास में भी लोग जो है शब्द संग्रह सीख सकते हैं व्यापक ज्यामिति का। बच्चों को इतनी समझ होनी चाहिए प्राथमिक में कि ये त्रिभुज है, ये एक आयत है और ये एक वर्ग है, और इनके क्षेत्रफल जो है कैसे निकालते हैं, बस इतनी इनकी समझ होनी चाहिए। आगे उनके यदि आप व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह की रचना करेंगे उनके अंदर, तो वो एक हमारा उद्देश्य नहीं है प्राइमरी का। यदि वो कर लेते हैं तो अच्छी बात है, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन एक प्राथमिक कक्षा के हिसाब से वो एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता, परिकलन में निपुणता की क्षमता और विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, परिकलन में निपुण हो सकता है व्यक्ति सवाल हल करने में, लेकिन ये एक गणितीय तर्कना का सूचक नहीं है। गणितीय प्रक्रिया को तर्कसंगत प्रस्तुत करना, देखिए सवाल करना और सवाल करने के बाद उसको जो है तर्कसंगत प्रस्तुत करना कि हमने ये सवाल इस प्रकार से किया, ये गणित में बहुत मायने रखता है। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। सबसे ऊपर नीचे चार्ट दिया गया है आपको और क्वेश्चन आपका ये है। संजय ने आधा किलो टमाटर कितने का है भैया? 40 रुपये का है, तो आधा किलो टमाटर कितना हो गया? 20 का, प्लस 1 किलो आलू कितने का है? 2 किलो 25 का है, तो 1 किलो कितने का हो गया? 12.5 का। सीधा आंसर करेंगे। एक आधा किलो गाजर, भैया गाजर का 250 ग्राम का रेट कितना है? 20 रुपये, और इसको आधा किलो खरीदा है तो उन्हें 2 से गुणा करा होगा, यानी कि 40। ठीक, 250 ग्राम मिर्च खरीदी, मिर्च कितनी है? 100 ग्राम, आपका 10 रुपये की, 250 ग्राम कितने की हो जाएगी? 25 की। ठीक, 6 नींबू खरीदे, 1 नींबू, 4 नींबू आपके 10 रुपये के हैं, तो 1 नींबू कितने का हो गया? 2.5 का। 6 खरीदे उसने, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 15 रुपये के। ठीक है, बस इसको सबको जोड़ लेते हैं। 20 और 40 कितना हो जाएगा? 60 और आपका ये कितना हो जाएगा आपका? 25 + 15 कितना हो गया? 40, प्लस आपका हो गया 12.5। 6 4 10 हो गया आपका 12, 112 पॉइंट कितना हो गया? 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपके लिए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ,
दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक का क्रमिक अभाज्य हो। समझिएगा इसको, एक्स वाई दो अंक हैं, इस प्रकार की संख्या है। कह रहा है कि दहाई के स्थान पर जो अंक है वो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ये x जो है वो अभाज्य है, ठीक है। अगला जो है वो क्रमिक अभाज्य है, यानी कि जो y है वो क्या है, y बराबर क्या है x+2, ठीक है। क्रमिक अभाज्य, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्रमिक अभाज्य है तो यहाँ पर ठीक उसके अगला अभाज्य, मतलब अभाज्य संख्या की ठीक अगली अभाज्य संख्या है वो भी, ठीक है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले 3 और 4 का गुणज है। हमने ये ध्यान रख दिया कि यानी कि 3 और 4 का यदि गुणज है तो 3 चौक 12, वो संख्या 12 से तो कटेगी, ठीक है। 12 से कटेगी आपकी संख्या, उनका योग होगा वो 12 से कटेगा, ठीक है। उनका योग देख लेते हैं, 7 और 5 का योग कितना है 12, 12 से कट जाएगा, हो सकता है ये भी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, 3 और 2 5, तो भैया 5 तो 12 से कट ही नहीं सकता, तो ये नहीं हो सका। 5 और 3 कितना हो गया 8, ये भी नहीं कट सकता 12 से। 3 और 1 कितना हो गया 4, ये भी नहीं कट सकता 12 से। राइट आंसर क्या आया हमारे पास 57। अब इसको प्रूफ करने के लिए यदि आपको कुछ और भी देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसे आपका 57 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये क्या कह रहा है, दहाई के स्थान का जो अंक है वो एक अभाज्य संख्या है, तो 5, जी हाँ 5 एक अभाज्य संख्या है। और अगली जो संख्या है वो क्रमिक अभाज्य है। 5 के बाद सीधा 7 आता है, वो भी एक अभाज्य संख्या है। तो बस बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है, सभी पैमानों पर हमारा आंसर बिल्कुल खरा उतरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्नलिखित रूप में दी गई है आपको। 2 घंटे तक 50 रुपये चार्ज करते हैं, 2 से 5 घंटे तक 75 रुपये, 5 घंटे के बाद 8 घंटे तक 10 रुपये प्रति घंटा लेता है, 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक 150 रुपये लेता है, और 12 घंटे से 24 घंटे तक 250 रुपये लेता है। अब भैया राजीव कोई व्यक्ति है, अपनी कार लेके गए, राजीव जी पहुँचे आपका कार लेकर 7 बजे, ठीक है। 7 बजे पहुँचे आपका AM को, ठीक, पार्क किया, और उन्होंने उसी दिन वह लेने के लिए शाम को आ गए। मतलब ये अपना सुबह इन्होंने पार्क किया और ये शाम को आ गए, कितने बजे भला, ये आ गए आपके 4:30 पर, ठीक है, 4:30 PM पर। अभी कह रहे हैं कि इन्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो पहले समय निकाल लेते हैं, कितने घंटे उन्होंने पार्क की। अब समय कैसे निकालेंगे, 7 से लेकर के 4:30 तक, बहुत इजी तरीके निकालें। 7 में यदि 5 जोड़ दें कितना 12 हो गया, फिर 12 में कितना आपका 4:30 आ गए, ठीक है। कितना हो गया समय, समय हो गया आपका 5 और 4 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट का आपका समय हो गया। अब बताइए कितने रुपए ले गए इसके। 8 से 12 घंटे, यहाँ देखिए 8 से 12 घंटे के लिए 150 रुपये यूज़ किए जाते हैं। 8 से 12 घंटे के लिए कितने रुपए हैं, 150 रुपये। तो बस 8 से 12 के बीच में तो है ही ये, तो बस 150 रुपये इनको देने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर है सेकंड वाला, ठीक है, 150 रुपये इनको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। संख्याओं को देखिए, हम मैक्सिमम देखते हैं, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, सभी संख्याओं को 3 संख्याएं तक लिखेंगे। पहली संख्या 7.07 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अगली संख्या है 7.70, तो इसको एक और 0 बढ़ा सकते हैं। 7.707 ये है ही हमारे पास, 7.007 है हमारे पास, 0.7700 कर सकते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ एक बार 0 लिख सकते हैं। अब हमने क्या देखा, सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, बिल्कुल ये है। आरोही क्रम में लिखना है तो बस सबसे छोटे पहले ये लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सब में 7 है, ठीक है। अब बस पॉइंट के देखेंगे, पॉइंट 0 है और इधर 007 है, इधर देखिए 070 है, इधर 007 है, तो यानी कि 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 007 दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब दूसरे नंबर के तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा 7.070, यही तो पूछिए तीसरे स्थान की संख्या क्या होगी। तो तीसरे स्थान की संख्या होगी क्या हमारे पास 7.070। अब 7.070 हमने ये वाली मानी थी भैया, 7.07 आपके आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। मैं 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का 8 हूँ, दहाई के स्थान का अंक कितना हूँ 8 हूँ। अब भैया देखिए पहले 5 अंक संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। इकाई दहाई ये संख्या जो है 8 है, ठीक है। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का
एक चौथाई है। ये जो इकाई है इसका एक चौथाई यानी कि 8 को हम 4 से भाग कर दें 2 आ जाएगा, ये हो गया। आगे 1000 के स्थान का अंक 0 है तो बस यहाँ पीछे से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि ये वाला अंक कितना हो गया 0, ठीक है। और 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का अंक का दुगना है। 100वां स्थान क्या है हमारा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई के स्थान क्या है ये, इसका दुगना कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, यानी 10,000 का अंक ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसका तिगुना है 2 तिया 6। आंसर क्या आ गया आपके पास 60,482, 60,482 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 60,482, ऑप्शन नंबर 4 वाला। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को आप शेयर जरूर किया करें अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।